हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली मैम। और मॉक टेस्ट है ना, पीछे देखिए क्या होगा। मॉक टेस्ट चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन है, एज वेल एज इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले ही क्वेश्चंस भेज दिए थे, अब तुमने कर लिए हों तो फटाफट मैच कर लेना, कितने सही करे हैं कितने गलत करे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये आपके वो पीडीएफ के लिए मैंने आपको एक नंबर दे रखा है ना। मैं नहीं मिलती हूँ इस पर, बट पीडीएफ है या जो भी है आपकी क्वेरीज है वो इस पर सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और ये चैनल है टेलीग्राम का, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी क्या बोलते हैं, पीडीएफ है या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है या क्विज है, वो सब मैं अवेलेबल करवाती रहती हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चे, 20 ml 0.2 कैपिटल एम है ये, ठीक है। 0.2 m मोलारिटी दी हुई है इसकी, 0.2 m एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स करा हमने 20 ml ऑफ 6.6 m बेरियम क्लोराइड। द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सोल्यूशन, ठीक है। मिक्स करा, ये रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है ना, ये कह रहा मिक्स कर रहा हूँ, ओके। तो देखो बेरियम क्लोराइड तो हम कहेंगे BaCl2। अब बेरियम क्लोराइड तो तुम्हें पता है एक बेरियम और क्लोराइड आयन जो है वो ट्वाइस कर दो, सही कह रही हूँ। अगर BaCl2 एक है तो क्लोराइड आयन तो डबल है, क्लियर। तो मैं कहूँगी 1 मोल है तो 2 मोल है। फिलहाल यहाँ मोल कितने हैं, तो बेटा मैंने तुम्हें सिखाया था मोल निकालने हैं तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ले लेना, है ना। मोल निकालने तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। बाई चांस तुम्हारे क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मिली मोल निकाल लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मिली मोल निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं कहूँगी देखो बेरियम क्लोराइड मेरे पास है 6.6, मोलारिटी कितनी है 6.6, और वॉल्यूम कितना है बच्चे तो 20 है। तो भाई अगर ये एक था तो क्लोराइड तो डबल थे ना, तो ये इतना मोल है या इतना मिली मोल है तो क्लोराइड आयन जस्ट डबल होने चाहिए। तो मैं कहूँगी 2 × 6.6 × 20, डबल कर देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, इसने मिक्स किया इसको एल्यूमिनियम सल्फेट को इसके साथ, तो क्लोराइड आयन तो मुझे मिल गए। अब इसमें तो है ही नहीं, क्लोराइड इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर मैं मिक्स करूँगी तो नई मोलारिटी पूछ रहा है। मोल पूछता तो मैं कह देती इतने है ना। तो बेटा नई मोलारिटी पूछ रहा है तो मोलारिटी तो मोल पर लीटर होता है ना। मोलारिटी में मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो इनको मिक्स करने से खाली वॉल्यूम चेंज हुआ, 20 ml ये 20 ml ये, है ना। नया वॉल्यूम 40 ml है। तो हम कहेंगे भाई मोलारिटी बताओ, तो बिफोर आफ्टर का फॉर्मूला सिखाया था थियरी में, पहले क्या और बाद में क्या, बिफोर आफ्टर का फॉर्मूला बताओ। तो बच्चे पहले जो है इसके मोल्स इतने हैं 2 × 6.6 × 20, है ना। या मैं कह दूँ बिफोर आफ्टर में M1V1 = M2V2 ले लो, ठीक है। M1V1 = M2V2। तो ये मेरे पास M और V है ना दोनों क्लोराइड का, ये क्या है M और V तो है, मैंने मोलारिटी और वॉल्यूम भी तो मल्टीप्लाई किया है, तो मैं कहूँगी ठीक है इसका तो M1V1 मैंने ले लिया पूरा। नाउ इधर M2 मोलारिटी मुझे फाइंड करनी है, नया वॉल्यूम तो नया वॉल्यूम भाई 20 में 20 मिक्स किया तो नया वॉल्यूम 40। अब ध्यान से देखो तो 2 × 20 40 तो होता है, और 20 + 20 भी क्या होता है 40, यही कैंसिल कर दो क्या, तो M2 कितना आ रहा है, तो मैं कहूँगी M2 तो 6.6 आ रहा है। नई मोलारिटी जो है दैट इज 6.6, तो यहाँ मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है, बनाया था सही कि रिएक्शन करवा दी थी, बोलो कमेंट में बताना मुझे कि मेरा आंसर सही था या मैंने रिएक्शन करा के गड़बड़ करा, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन तो मैंने बताई नहीं आपको। नेक्स्ट देखो, द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। अब बेटा 10% वेट बाय वॉल्यूम, समझे मेरी बात, 10% W/V, इसका मतलब वेट या मास तो तुम 10 ग्राम ले लो, और परसेंट मतलब 100 है ना, तो वॉल्यूम तुम 100 ml ले लो, यानी कि 0.1 लीटर। 100 ml है ना, लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो 0.1 लीटर। क्लियर है। नाउ नॉर्मेलिटी पूछी है, तो बच्चा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक ही H आयन देगा, इसका एन फैक्टर एक ही,
तो तुम कहोगे एसिडिक एसिड जो है एसिड है, मैंने तुम्हें बेसिसिटी सिखाई थी, तो भाई इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है, यानी इसका इक्विवेलेंट मास और इसका मोलर मास दोनों ही बराबर है, कुछ ही ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मोलैरिटी निकालो तब भी वही आंसर है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो तब भी वही आंसर है। तो मैं कहूँगी एसिडिक एसिड का मोलर मास तो 60, इक्विवेलेंट मास भी कितना है 60, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या, गिवन मास तो 10 है, इक्विवेलेंट मास चाहे मोलर मास है ना, एन फैक्टर 1 है, एच आई एन एक ही देगा ना, तो क्या इक्विवेलेंट क्या मोलर दोनों सेम है। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, अगर लीटर में है तो हम कहेंगे यहाँ लीटर में है ये, तो अब बिठाओ। तो ये मेरे पास आया 10/6, तो भाई 1 पॉइंट समथिंग होगा, 10/6 है तो 1 और 10 तो होगा नहीं, और 1 से आंसर ज़्यादा है ना, 5/3 है, तो हमारा आंसर 1.7। क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन द लिक्विड एट 1 bar pressure is 0.05 mole per liter, what will be its solubility at 3 bar pressure keeping the temperature constant। तो बच्चे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सॉल्युबिलिटी और प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम कहेंगे m1/m2 इक्वल्स टू p1/p2। ठीक है, तो पहले प्रेशर कितना है 1 और सॉल्युबिलिटी कितनी है 0.05, तो 0.05 कब है, जब प्रेशर 1 है। नया प्रेशर कितना है 3, सॉल्युबिलिटी तो हम बता दो, तो भाई तुमने प्रेशर 1 का 3 कर दिया तो ये चीज़ 3 गुना हो जाएगी, तो m2 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 3, यानी कि 0.15, 0.15, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.15। क्लियर है, ये तो सिंपल ही था है ना, हेनरी लॉ पे बेस्ड। नेक्स्ट देखो, 20 ml ऑफ 0.5 m HCl को मिक्स करा 30 ml ऑफ 0.3 m HCl, फाइनल सॉल्यूशन की क्या बताओ मोलैरिटी। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m रिजल्टेंट v1 प्लस v2, तो हम कहेंगे हाँ ये सही। तो बेटा m1v1 पहले मोलैरिटी 0.5 है और वॉल्यूम 20 है, बाद में मोलैरिटी कितनी है 0.3 है और वॉल्यूम कितना है 30 है। m रिजल्टेंट हमें बताओ, और v1 प्लस v2 तो 20 और 30, 20 प्लस 30 50। तो अब बता दो, देखो ये पॉइंट और ये ज़ीरो हटा दो, ये पॉइंट और ये ज़ीरो हटा दो, तो ये है 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो 19/50। ठीक है, तो अगर मैं 20 भी ले लूँ तो आधे से तो कम ही आंसर है इसका, तो इसका आंसर बता दो तुम, आधा तो होगा नहीं है ना। तो हम कहेंगे कर ही लेंगे इसको, 19 डिवाइडेड बाय 50 कर ही लो यार, चलो 19 डिवाइडेड बाय 50 0.38 है ना, हाफ से तो कम ही आंसर है ना इसका। तो हाफ, अच्छा ये है तो सही हमारे पास, हाफ से कम 0.38। ठीक है, ये तो सारे आंसर हाफ से ज़्यादा है ना, तो ये क्लियर समझ में आ गया। भाई 20 होता है, या मान लो अगर 20 ही है तो नीचे 40 भी नहीं है 50 है ना, तो 20 के आधे से भी कम आंसर है, या 19 का डबल भी कर दूँ तो 38, नीचे तो 50 है ना, तो आधे से भी कम आंसर है, तो जो ऑप्शन में आधा से कम वो कर लेना ना, तो 0.38। कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है नीट में, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा आइडिया से बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मोलारिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। नहीं भाई, मोलारिटी तो मोल्स पर लीटर है ना बच्चा, है ना, मोलारिटी क्या है मोल पर लीटर, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, उल्टा टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, मोलारिटी कम हो जाती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। मोलालिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि मोलालिटी तो वेट बाय वेट यूनिट है, मोलालिटी वेट बाय वेट यूनिट है, अब वेट जो है वो टेम्परेचर से तो नहीं बदलता, तो ये बात तो सही है।
मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन भी इसी में आता है, 1 के मोल अपॉन सबके मोल, तो डिपेंड करेगा ही नहीं। और मोलालिटी तो भाई मोल पर केजी है, डीएम क्यू मतलब लीटर है ना, डेसीमीटर क्यू मतलब क्या होता है लीटर, तो मोल पर लीटर मोलारिटी है, मोलालिटी थोड़ा है, तो ये भी गलत। तो मैं कहूँगी बस कौन सा ऑप्शन क्या था, ट्रू था ना, तो भी हाँ मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। बाकी तो सारे आप गलत ही बता रहे हो। क्लियर, सिंपल है, बना लिया होगा ये भी। आगे देखो, बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन, मीथेनॉल, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट है 80, 65, 184 और 212, ठीक है ना, नाम इनके दिए भी है। अब ये क्या कह रहा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। तो देखो अगर कोई चीज़ जल्दी बॉईल हो जाती है, गायब हो जाती है, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा, और बॉईल ही नहीं होता, बॉईल ही नहीं होता, गर्म करते रहो, तो भाई बॉईल ही नहीं हो रहा मतलब वेपर बना ही नहीं रहा, तो वेपर बना ही नहीं रहा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है। तो हम कहेंगे, ये तो हमने नोट्स में लिखा भी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर के क्या है, इनवर्स है। तो भाई आप क्या पूछ रहे हो, हाईएस्ट वेपर प्रेशर बताओ, तो हाईएस्ट ये कब आएगा, जब ये लोवेस्ट लाओगे, तो लोवेस्ट तो 65 वाला है, और 65 किसका है, देखो सेकंड नंबर है ना 65, तो सेकंड नंबर ये है मीथेनॉल। थोड़ा इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से करना है ना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना, तो सेकंड आंसर ये। क्लियर। तो अब देखो क्या तुमने ऐसे नोट्स बनाए हैं कि ये क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। मैंने तुम्हें क्या कहा था, नोट्स बिल्कुल अपने हिसाब से बनाओ और टू दी पॉइंट, जो तुम्हें लगता है कि हाँ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए कह रही हूँ, नीट जेईई की तैयारी में, तो आप क्या करोगे, वही नोट्स या नोट्स में वही चीज़ लिखनी है जो आपको नहीं आती है या आपको लगता है फिलहाल तो याद है लेकिन भूल जाऊंगा, वही चीज़ लिखनी है। शॉर्ट नोट्स बनाने, इतने भी शॉर्ट नहीं कि भाई एक पेज में खत्म हो गया, लेकिन ऐसे वो थियरी नहीं लिखनी है, क्योंकि मान के चलो जितना लिखोगे लास्ट में उतना पढ़ना पड़ेगा, तो उतना ही लिखो जितना ज़रूरी है ना। कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है वो जरूर डाल दो, यार ये पैटर्न वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये मैं भूल जाऊंगा, खुद को पता चल जाता ना ये भूल जाऊंगा, तो लिख लो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे तुम्हारे नोट से। आगे देखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर मोर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो मैंने तुम्हें आइडियल सोल्यूशन बताया था और नॉन आइडियल भी बताया था। आइडियल में तो सिमिलर होना चाहिए था, मोर देन लेस देन होना ही नहीं चाहिए था, तो हम कहेंगे आइडियल तो नहीं है, नॉन आइडियल है। अब नॉन आइडियल भी दो थे, एक तो पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव में मैंने कहा था शुरू के 3 पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि चौथा कम है, और नेगेटिव में शुरू के पॉइंट 3 कम है क्योंकि चौथा ज़्यादा है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा, है ना, तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा तो हीट जो है वो लिबरेट होगी और वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वो बॉयल ही नहीं होगा, तो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तो तुम कहोगे अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए, तो अब तो वेपर नहीं बननी है। तो चौथा पॉइंट ज़्यादा है मतलब ऊपर के 3 पॉइंट कम हैं, यानी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, आंसर आपका सी, ठीक है। आइडियल है नहीं, प्रेडिक्ट क्यों नहीं करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, हमारे पास ये टॉपिक था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीज़ें ग्रेटर देन 0, चौथा पॉइंट लेसर होना चाहिए, तो ये तो लेसर है, बैठा नहीं, ये बैठा नहीं, और ये भी लेसर है। तो मान लो भी एजियोट्रोप मैंने नहीं पढ़ाया थियरी में, तो ये तो 3 गलत ही हो गए ना, तो ये 3 तो आंसर वैसे ही नहीं, तो बहुत बार ना भी आए तब भी दिमाग लगाओगे 3 आंसर होंगे, नहीं तो पक्का आंसर यही होगा। ये भी तो ट्रिक है आपका, ठीक है। अब देखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, तो ऐसे ही सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, अभी तो मैंने सिखाया बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में आंसर, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। और वेपर प्रेशर बढ़ गया तो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, तो वो यही तो कह रहा है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, ठीक है। एजियोट्रोप मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एक ऐसा कंपोजिशन तैयार करो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब दोनों लिक्विड जो है वो एक साथ एक ही टेम्परेचर पे क्या होते हो, बॉइल होते हो, उसे एजियोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो,
फॉर एन आइडियल सोल्यूशन विद पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भाई पी नॉट ए और पी नॉट बी प्योर स्टेट में लिक्विड ए और बी का प्रेशर है ना। हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते थे तो हम क्या लेते थे कि भाई एक लिक्विड ए ले लो, दूसरा लिक्विड बी ले लो, ठीक है। अब इसका प्योर स्टेट में प्रेशर पी नॉट ए है और इसका प्योर स्टेट में प्रेशर क्या है, पी नॉट बी है। तुम कह रहे हो कि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये जल्दी जल्दी क्या होगा, बॉईल होगा, है ना, मतलब वेपर बनाएगा, है ना। पी ए प्रोपोर्शनल टू क्या था, एक्स ए, और पी ए इक्वल्स टू क्या था, पी नॉट ए एक्स ए। तो मैं कहूँगी पी नॉट ए ज़्यादा है तो पी ए ज़्यादा होगा। अब पी ए ज़्यादा होगा तो देखो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होते थे, इस ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो तुम कहोगे क्योंकि पी नॉट ए ज़्यादा है इसलिए पी ए ज़्यादा है, और पी ए ज़्यादा है इसका मतलब मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, वेपर फेज में ज़्यादा होगा, है ना। तो ये पढ़ाई ज़्यादा करता था, प्रेशर शुरू में ही ज़्यादा था, तो ये पढ़ाई ज़्यादा करता था तो इसका रिजल्ट बढ़िया। अब इसका रिजल्ट बढ़िया है तो सिलेक्शन वाले लिस्ट में बढ़िया रिजल्ट वाले वैसे ही ऊपर आई। ये ऐसे कर लो तो तुम कहोगे पी नॉट ए ज़्यादा है इसलिए पी ए ज़्यादा है, और पी ए ज़्यादा है तो वेपर फेज में ये खुद ही उड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेपर फेज में तो हम कहेंगे देखो बराबर तो नहीं है, लिक्विड में क्यों भाई, ए जो है वो वेपर, बी मतलब वेपर फेज में ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन आर मिक्स्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन आर 700 एंड 600। अब देखो एक तो तुमने लिया है बेंजीन, एक तुमने लिया है टॉलुइन, है ना। हम तो ए और बी मान के चल रहे भाई, ये ए है और ये बी है। अब ये बेटा आपका है पी नॉट ए 700 और ये है पी नॉट बी, ये है 600, और मोल तुमने बराबर लिए तो मोल फ्रैक्शन आधे आधे करना है तो कर लो, दिमाग लगा लो। देखो मानो इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, इक्वल लिया है ना मैंने, ये मान लिया तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो बराबर मोल लोगे तो मोल फ्रैक्शन तो आधा हो जाएगा ना बेटा, 1/1 + 1 1/2, और एक्स भी क्या होता है 1 - x। तो जब भी बराबर मोल मिलाओगे तो ये क्लियर रखो अपने दिमाग, कॉन्सेप्ट पहले ही बना दो, एग्जाम में करने इतना टाइम नहीं होता आपके पास, है ना, समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। तो जब भी बराबर मोल हो तो मोल फ्रैक्शन आधे आधे कर लेना, तो हम कहेंगे ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट, तो मैं कहूँगी ठीक है यहाँ पी ए निकाल दो। तो पी ए तो तुम्हें पता है ना बेटा, पी नॉट ए एक्स ए, बात समझ में आ रही है। तो पी नॉट ए कितना 700 और 700 का आधा कर दो तो 350, और यहाँ पी भी निकाल दो तो पी भी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ही आधा है तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा, तो 600 का आधा कर दो तो हम कहेंगे 300। अब यहाँ इसकी बात ही खत्म नहीं हो रही है ना। ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है बेंजीन यानी कि ए, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताओ वेपर फेज में। तो अभी सिखाया ना मैंने तुम्हें, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी। तो शुरू में ही दिमाग लगा लेते हैं, अच्छा वेपर फेज में तो पी ए मतलब पी नॉट ए एक्स ए, और एक्स ए तो आधा है तो पी नॉट ए का आधा यानी 700 का आधा 350 अपॉन 350 + 300 600 का आधा। तो बेटा ये हो गया 350 अपॉन 650, 35 अपॉन 65 यानी 7/13। तो ये भी तो आधे से कम हो गया, नहीं आधे से कम हुआ क्या, 7/13, आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो फिर इसको कर ही लो 7/30 5.53, ठीक है। तो 0.53 में क्या करूं, आधे से ज़्यादा हो गया ना, आधे से ज़्यादा में हमारे पास हाँ ये रहा ना 0.54, ठीक है, समझ में आ गया। भाई 14 से डिवाइड करते ना एग्जैक्ट तो हाफ होता, ठीक है, और 14 से ज़्यादा से डिवाइड करते तो आंसर कम आता आधे से। तो तुमने 13 से डिवाइड किया है ना तो आधे से आंसर ज़्यादा आएगा, तो 0.5 से आंसर ज़्यादा आएगा, तो जो ऑप्शन था बस वही तो चेक करना था। क्लियर, तो कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड रखना। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज which is in equilibrium with the solution of benzene and toluene having a mole fraction of toluene 0.5। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, ठीक है।
एक तो मेरे पास बेंजीन है, इसको मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास टोलुइन है, इसको मैं बी मान लेती हूँ। ये किसके बारे में पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन वेपर फेज में। भाई ये तो एक्स डैश बी पूछ रहा है, एक्स डैश बी पूछ रहा है। और एक्स डैश बी क्या? तो मैं कहूँगी बी का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो टोलुइन के 0.5 है, ठीक है, मतलब पानी में, लिक्विड में, वेपर में तो आपको पता नहीं। तो इसके मोल फ्रैक्शन 0.5 है, तो इसके भी 0.5 है। अब बेंजीन का प्रेशर कितना है? देखो 119 है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, P0 A है बेटा 119 और इसके मोल फ्रैक्शन हाफ, क्योंकि उसके भी हाफ है। सिमिलरली P0 B है 37 और मोल फ्रैक्शन तो भाई इसका भी हाफ ही होगा, ठीक है। तो 119 का हाफ कर दो और 37 का भी क्या कर दो? हाफ कर दो। तो PB जो होगा ना, दैट विल बी 37 बाय हाफ, ठीक है। तो PB जो है वो 37 इंटू 1/2 और PA जो है वो 119 का हाफ, 119 इंटू 0.5 और 37 इंटू 0.5। अब सॉल्व तो तुम कर ही लोगे इसको, बोलो कितना हो गया? 8। आज मेरी कैलकुलेशन बहुत जा रही है इधर उधर, ठीक है। 18.5, ये भी कितना हो गया? 18.5 और 119 का आधा कर दो, तो भाई 118 का आधा कर दिया तो 9 और 50 59.5 है क्या? देखो 59.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व तुम कर लो, है ना, करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो एक बार मैं देख लेती हूँ इसको सॉल्व करके। हम्म 18.5 और वो आ जाएगा आपका टोटल जो है वो 78। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा 0.237, ठीक है, 0.237। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट देखो, एक आइडियल सॉल्यूशन है जो आपने बनाया है मीथेनॉल और इथेनॉल को मिक्स करके, ठीक है भाई। ये मीथेनॉल लिख दूँ CH3OH और इथेनॉल लिख देती हूँ बच्चे C2H5OH, ठीक है। अब देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल मतलब P0 A, ठीक है भाई। P0 A जो है बेटा वो है 2.619 kPa मतलब किलो पास्कल, फिलहाल आपको मतलब है नहीं से। और इथेनॉल का प्रेशर पार्शियल, अच्छा पार्शियल है, प्योर थोड़ा है भाई। पार्शियल मतलब समझे, पार्शियल मतलब हिस्सा। तो हिस्सा कब आता है? जब मिक्स, जब दो जने होते हैं। अकेले हो तो कहेगा हिस्सा। मैंने कहा था ना, अगर आप पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हो तो फिर हिस्सा क्या है? सब कुछ आपका ही है ना। लेकिन अगर आप 2 हो 3 हो तो फिर हम क्या करेंगे? हिस्से करेंगे, बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल मतलब आंशिक, है ना। पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा, तो कुछ हिस्सा मतलब आप मिक्स करने के बाद की बात कर रहे हो। तो मिक्स करने के बाद वाला प्रेशर PA था, P0 A प्योर था, अकेला था जब। सिमिलरली PB कितना है? तो बच्चे PB है 4.556, ठीक। द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी, ठीक है। तो इसका बताओ, इसको A मान लो। तो भाई इसका प्रेशर 2.169, टोटल है 2.169 प्लस 4.556। एक को सॉल्व कर लो और दूसरा तो क्या हो जाएगा? 1 - x से हो जाएगा, ठीक है। तो 2.169 और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 7.175, ठीक है। और फिर डिवाइड करते हो तो ये आएगा 0.365। तो मीथेनॉल 0.365 है, तो मीथेनॉल 0.365 है। पहला ऑप्शन मिल गया ना, तो दूसरा तो आ ही जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो स्मॉल w तो दे दिया इसने 2 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास दिया है x का 32 इन 100 ग्राम ऑफ CS2,
तो भाई 2 ग्राम को 100 ग्राम में घोला है, ठीक है, और CS2 में घोला है, तो मोलर मास ऑफ CS2, तो बच्चे कार्बन का तो 12 होता है, सल्फर का 32 × 2 64, 66 और 76, ठीक है। और कुछ दिया है, अच्छा वेपर प्रेशर दिया है ना हमें, कितना है 854, क्लियर। अच्छा 854 तो प्योर का दिख रहा है वेपर प्रेशर, और ये तो यहाँ है 848.9। CS2 का वेपर प्रेशर मतलब पहले जब CS2 अकेला था, प्योर सॉल्वेंट है, तब तो वेपर प्रेशर है 854 टॉर, और जब तुमने कुछ मिलावट करी तो हम पता है मिलावट करते प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर है 848.9, ठीक है, टॉर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सोल्यूट, अब देखो तुम्हें लगेगा कि मैं फॉर्मूला लगा दूं, सब तो दिया ही है इसने, फाइंड क्या करना है, तो इसने एटॉमिक मास दिया है। हमारा जो फॉर्मूला होता है ना उसमें मोलर मास आता है, समझे ना मेरी बात। पहले तो एक चीज़ बताओ, 2 ग्राम को 100 ग्राम में घोल रहा है, डाइल्यूट मानो कि कंसनट्रेटेड, 100 ग्राम्स में 2 ग्राम मिला रहा है, तो मैं कहूँगी 1 किलो में मिलाता हूँ 2 ग्राम, तो डाइल्यूट मान लो, लेकिन 100 ग्राम में 2 ग्राम मैटर करता है, 100 रुपये में 2 रुपये मैटर करते हैं, 1000 में 2, ठीक है, निगलेक्ट मान सकते हैं। तो ये डाइल्यूट नहीं, ये कंसनट्रेटेड है, हालांकि डाइल्यूट से भी आंसर आ जाएगा, बट हम इसको कंसनट्रेटेड मान के करेंगे। तो कंसनट्रेटेड के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला कहा था, याद रखना, P0 - PS अपॉन, बस यहाँ PS कर देना, सिखाया भी था कैसे आएगा, इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। तो बेटा स्मॉल फॉर सोल्यूट और कैपिटल फॉर सॉल्वेंट, W फॉर वेट और M फॉर मास, ठीक है, मोलर मास मतलब। तो P0 जो ज़्यादा वाला होता है प्रेशर, वो P0 होता है। तो पहले तो प्रेशर 854 था, फिर आपने कम कर दिया तो 848.9 डिवाइडेड बाय 848.9, क्योंकि PS है। स्मॉल w 2 ग्राम घोला है, CS2 का मोलर मास 76, 100 ग्राम में घोला है, स्मॉल m फाइंड करो। तो यहाँ मैं तुम्हें बता देती हूँ, स्मॉल m तुम्हारा आएगा 253, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब है ना पूरा जो तुम्हारा x है, अब वो चाहे पता नहीं x है कि x2 है कि x4 है या x8 है, उस पूरे का मोलर मास कितना है 253। मतलब ऐसे सोचो कि x तो है और उसमें कुछ n एटम्स कनेक्टेड है और उसका मोलर मास जो है वो 253, तो n इंटू x, एक x का मोलर मास तो है ना, एटॉमिक मास कितना है 32, तो n इंटू 32 253, तो n की वैल्यू 253 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तुक्का वाले भी तुम्हें सिखाएंगे कि ऐसे तुक्का मार लो कि भाई 32 है, 32 तो सल्फर होता है और सल्फर तो एसिड होता है, तो सही हालांकि डेटा बेस्ड है ना, लेकिन इतने तुक्के मारने से देखो मतलब नहीं है, एक नंबर से या एक क्वेश्चन से इधर का उधर हो जाए, तुम्हारी रैंक हिल जाए, तो मेरे हिसाब से उसको सॉल्व करना बेटर है, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया x8 यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पूरा मॉक टेस्ट बन गया। नहीं बना, कहाँ दिक्कत आई लिखो, अभी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, जो टॉपिक में दिक्कत आएगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने जूनियर्स जो क्लास 12th में हैं उनके लिए भी काम का वीडियो है, उनको भी भेजो, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।